हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशीष छतवानी है। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी स्कूल लेक्चरर सीरीज चल रही है और ये हमारा 33वां वीडियो है। आज भी अपन 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो पहला मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ लिस्ट 1 में लिखा है प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी, जिन्होंने सिद्धांत को बनाया, और दूसरी तरफ लिखा है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन वाले चैप्टर से है। तो एक तरफ नाम लिखा है डॉक्टर विलियम आउची, डगलस मैकग्रेगर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, A.H. मैस्लो। तो ये कुछ नाम है। आपको वैसे तो देखो, आइडियल सिचुएशन क्या है कि जैसे ही नाम दिया तो आपको, जैसे चलो मैं तैयार करके आया हूं तो मैं बोलता हूं, जैसे मुझे पता है कि डॉक्टर विलियम आउची ने जेड थ्योरी दी थी, जो डगलस मैकग्रेगर थे उन्होंने XY वाली थ्योरी दी थी, हर्जबर्ग ने भी द्विघटक या 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसको हाइजीनिक थ्योरी भी बोलते हैं, आरोग्य विचारधारा। और जो A.H. मैस्लो थे उन्होंने नीड हायरार्की दी थी कि इंसान की 5 तरह की आवश्यकताएं होती है। तो आइडियल सिचुएशन ये है, कोशिश करें कि आपको इस तरह से याद हो, क्योंकि सिंपल समझे ना, आप कहेंगे कि सर आपको याद है, आप तो देख के आए हो, तो ठीक है, मैंने देख रखा है, क्योंकि आज मैं किसी पोस्ट पे हूं, आपको तो किसी पोस्ट पे पहुंचना है ना, तो आप तैयारी करो, ठीक है, और अच्छी तैयारी करो। खैर, आप सामने कुछ थ्योरीज लिखी हुई है, एक्स थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, जेड थ्योरी और हाइजीन थ्योरी, ये 4 थ्योरी लिखी है। तो इसमें जो डॉक्टर विलियम आउची है उन्होंने जेड थ्योरी दी है। अभी मैं बताऊंगा कि जेड थ्योरी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करेंगे। जेड थ्योरी दी थी उन्होंने, मतलब बेसिकली क्या था कि उन्होंने जो अमेरिका की मैनेजमेंट थ्योरीज चलती हैं और जापान में जो मैनेजमेंट थ्योरीज चलती हैं, उन दोनों को स्टडी किया और दोनों के अच्छे गुणों को लिया। तो इस तरह की वो थ्योरी थी। मैकग्रेगर की थी एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। देखो, इसमें बहुत सिंपल है याद करना, अगर आप कंफ्यूज हो तो ना, एक्स का मतलब क्या है, इंसान गर्दन हिला रहा है, मैं काम नहीं करूंगा, और वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब वो यस बोल रहा है कि वो काम करेगा। इतना सिंपल है। तो एक्स में क्या कर रहा है, वो गर्दन हिला रहा है। तो मतलब वो थ्योरी मान के चलती है कि जो एम्प्लॉय हमारे पास काम करने आते हैं ना, वो काम करना नहीं चाहते, उनको बार बार टोकना पड़ता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। मतलब एक वो जो मैनेजमेंट है वो ये सोच के चलता है। वाई थ्योरी वाले लीडर हैं, वो ये मान के चलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आजकल के बंदे अच्छे होते हैं, वो खुद ही काम करना जानते हैं, वो आगे से आगे इनिशिएट करते हैं, ठीक है, वो एक्शन लेने वाले होते हैं। तो वाई थ्योरी ये मान के चलती है। तो उन्होंने दोनों के बारे में बताया है। जो हर्जबर्ग है उन्होंने हाइजीनिक थ्योरी दी थी, ठीक है। उनको कहना है कि जो वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो उसको डिससेटिस्फाई होने से रोकती है। जो कर्मचारी हमारे पास काम करने आता है वो उसको डिससेटिस्फाई यानी असंतुष्ट होने से रोकती हैं, और कुछ कार्य दशाएं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। तो उन्होंने 2 तरह के घटक बताए थे। एक तो जो उसको ठीक रखते हैं, आरोग्य घटक, जो उसको दूर जाने से, हमसे दूर होने से रोकते हैं, और दूसरे घटक होते हैं जो उसे मोटिवेट करते हैं, जो हमसे जुड़े रहने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, मोटिवेटर्स। तो उन्होंने 2 फैक्टर्स थ्योरी दी थी। और जो A.H. मैस्लो थे उन्होंने नीड हायरार्की दी थी कि जो एम्प्लॉय होती है उसकी 5 तरह की नीड्स होती हैं, जैसे ही पहली नीड पूरी होती है तो वो अगली नीड की तरफ मूव करता है। तो उन्होंने मैनेजमेंट से चाहा है कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते समझे कि उसका नीड लेवल क्या है, उसकी नीड हायरार्की क्या है, उसकी भौतिक जरूरतें पूरी हो गई हैं क्या, उसकी सेफ्टी सोशल नीड्स पूरी हो गई हैं क्या, मतलब वो किस स्टेज पे है, ये समझ के उसे मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो A.H. मैस्लो ने आपको नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। तो इस तरह से आप मिला लेंगे तो जैसे आप देखेंगे कि आपका जो A है वो 3 से जाके मैच हुआ। मैं देख लेता हूँ इस अकेले से काम चल जाता है क्या। A 3 के साथ मैच हुआ, ऐसे 2 ऑप्शन है तो मुझे आगे और देखना पड़ेगा। जो B है उसने 1 के साथ मैच हुआ है, B 1 के साथ है, बस मेरा आंसर A आ जाएगा, क्योंकि A में ये होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक्स थ्योरी मान के चलती है मैकग्रेगर वाली कि कर्मचारी अपने कार्य को पसंद नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है और उसको बार बार कहने की जरूरत पड़ती है। वाई थ्योरी मान के चलती है कि वो खुद ही अपने आप से इनिशिएटिव लेगा, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, अपने टास्क कंप्लीट करेगा। थ्योरी जेड के साथ जो मैंने बताया विलियम आउची ने दी है, बेसिकली वो ये मान के चल, मतलब उसने उन्हें कहा, मैंने जैसे कि उन्होंने अमेरिकन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को भी लिया और जापान वालों को भी लिया, और दोनों के जो अच्छे फीचर्स या गुण हैं उसको शामिल करते हुए एक लीडरशिप स्टाइल बनाई या मोटिवेशन स्टाइल बनाई,
ठीक है। हाइजीन फैक्टर जो उसको डिससेटिस्फाई होने से रोकते हैं। अगर आप उसे अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे, कंपनी की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन अच्छा होगा, तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन वो मोटिवेट कब होगा? जब उसे लगेगा कि वहाँ ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, वहाँ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसे वहाँ मान्यता मिलती है, तो वो मोटिवेट होता है। और नीड हायरार्की तो आपकी फिजियोलॉजिकल यानी जो आपकी शारीरिक जरूरतें हैं वहां से शुरू होती हुई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स तक जाएगी, और बाद में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, जो आपकी लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वहां तक जाती है। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ज्यादा हो गया, बाकी एमसीक्यू छोटे छोटे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कंपनी इज नॉट करेक्ट? अब कंपनी के मामले में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, इट कैन बी क्लेम्ड एंड स्यूड। आप सोचो, क्या कंपनी पे हम दावा ठोक सकते हैं? हाँ। क्या कंपनी किसी पे दावा ठोक सकती है? हाँ। तो ये बात सही है। ये जो करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले होते हैं ना, इसके लिए मैं तो ऐसे ही करता हूं कि मैं लिख लेता हूं ऑप्शन के पास में, पेंसिल या पेन जो भी अलाउड हो उससे मैं लिख देता हूं कि जो पहला कथन लिखा हुआ है वो सही है। सेकंड लिखा है इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक पृथक अस्तित्व होता है। तो वाकई में इसका एक पृथक अस्तित्व होता है। ठीक है। कंपनी का अपने जो मेंबर्स होते हैं उनसे एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। कहते भी हैं कि अगर कंपनी के सारे मेंबर्स भी किसी भम धमाके में मर जाएं या किसी ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाएं, भगवान न करे, तो भी कंपनी चलती रहती है। उसका रीजन भी होती है कि अगर वो लोग मर भी जाएंगे तो उनके शेयर्स उनके जो आगे नॉमिनीज होते हैं उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कंपनी चलती रहती है, कंपनी और कंपनी का अस्तित्व उनसे अलग होता है। इस बात को आप डी पॉइंट में देख सकते हैं, इट्स सक्सेशन इज कंटिन्यूअस, इनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, ये लगातार चलती रहती है। और इसका रीजन यही था कि वो अपने मेंबर से अलग होती है। और सी पॉइंट में लिखा है कि इट हैज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं कि इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग नहीं होते। मतलब ये स्टेटमेंट जो कह रहा है वही कह रहा है कि ओनर भी एक ही होता है और मैनेजमेंट भी एक ही होता है। और सरल शब्दों में कहें तो कहता है कि जो ओनर होते हैं वही मैनेजर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कंपनी में ओनर कौन होते हैं? जनता, पब्लिक, जिन्होंने पैसा लगाया है। और मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक पेशेवर या प्रोफेशनल लोग होते हैं। इक्का दुक्का शेयर होल्डर में से भी हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अलग से बुलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये वाला कथन इन्होंने जो लिखा है वो सही नहीं है। ठीक है। तो वैसे भी अब इसमें आपका ऑड वन आउट फाइंड आउट हो गया। ये जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका अलग से निकल के आ ही गया है। फिर भी मैं इसका आंसर यही कहूंगा, इसका आंसर सी है, क्योंकि इनमें से पूछा था इन्होंने इसमें कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है या कौन सा कंपनी के मामले में सही नहीं उठता। तो ये बात मैंने कहा जैसे कि कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी भी केस किया जा सकता है, ये बात सही है। कंपनी का अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है, ये बात सही है। कंपनी का उत्तराधिकार निरंतर होता है, ये सही है। लेकिन ये कहना कि मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग नहीं होती, ये बात सही नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। ठीक है। तो है नहीं है वाले थोड़ा ध्यान से देखा करो। करंट लायबिलिटी इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अब आप देखो, आप ऑप्शन पढ़ेंगे, मैं पिछले कुछ वीडियोस से यही बात समझाने की कोशिश करूंगी। आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो शायद उलझ जाएंगे। इससे बढ़िया आप सीधा आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखता हूँ। इसमें मैंने CA को रखा उस तरफ, दैट इज राइट हैंड की तरफ, और मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है। और मैंने एक फॉर्मूला और लिया, करंट लायबिलिटी बराबर करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। प्लीज समझिएगा इसको कि मैंने एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले डिजाइन किए। मेरे को एक फॉर्मूला जो अच्छे से याद है वो ये है कि वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL होता है। इस फॉर्मूले की मदद में, इस फॉर्मूले में 3 एलिमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मैं करंट एसेट्स को अपनी जगह पे रखूं और करंट लायबिलिटीज को उधर दूं तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। और अगर मैं करंट लायबिलिटी को इस तरफ लेके आ जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊं, तो ये बनेगा। तो अब मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को जस्ट ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि करंट लायबिलिटी बराबर है, तो करंट लायबिलिटी बराबर होती है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल मेरे को ए ऑप्शन के अंदर ही ऐसा दिखाई देगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेना, कहीं ऑल ऑफ द अबव की सिचुएशन ना बन जाए। तो आपका आराम से आंसर यही है। ठीक है सर, होप मैं समझा पाया। द ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, दिस वाज स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये ऑडिट से क्वेश्चन है और कहा गया था कि अंकेशक एक प्रहरी कुत्ता है, दैट इज एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि वो एक शिकारी कुत्ता है। ठीक है। आप जानते हैं कि पहले अपन इस बात को समझ लें कि सावधानी रखने वाला कुत्ता कौन सा होता है, जो
घर के बाहर रहता है, बहुत कोई अनजान आदमी या टाइम बेटाइम कोई आदमी आ जाता है तो उस पे कोई वो आवाज लगा के अपनी स्टाइल पे वो मालिक को सावधान कर देता है, ठीक है। और शिकारी कुत्ता कौन सा होता है? जो आप जंगल में ले जाते हैं और सामने वाले को चीर फाड़ देने के लिए होता है। तो ऑडिटर का इसमें से लेवल क्या है? तो पहली बात तो आप कहेंगे ऑडिटर को कुत्ता बोल रहे हैं। बात समझने की है कि आपका काम क्या है। तो आपका काम है अपने क्लाइंट को सावधान करना। अगर आप ऑडिटर हैं, अगर आप कोई फ्रॉड या एरर आपकी नजर में आते हैं, तो चूंकि आप एक स्पेशलिस्ट हैं तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसको ढूंढेंगे और मालिकों को सावचेत कर देंगे। लेकिन ऑडिटर का ये मतलब नहीं है कि वो कोई जासूस है ना, वो हर चीज पे शक करेगा। तो कुल मिला के ये किंगस्टन कॉटन मिल्स का मामला है। ये 1896 का केस है। उसमें वहां का उस कंपनी का जो मैनेजर था वो स्टॉक में लगातार बदमाशी कर रहा था। वो स्टॉक को लगातार बढ़ा कर दिखाता था, ठीक है। और कंपनी लॉस में चल रही थी लेकिन वो स्टॉक में ऐसे मैनिपुलेशन करता था तो कंपनी प्रॉफिट में दिखती रही। तो बाद में जब पोल खुली तो कुछ लोगों ने कहा कि ऑडिटर कहाँ गया और सारी जिम्मेदारी ऑडिटर की है, उसने काम ढंग से क्यों नहीं चेक किया। तो फिर जब कोर्ट में मामला गया तो बहुत सारी बातें वहां सामने आई कि स्टॉक की जो रिपोर्ट थी उसकी समरी पे मैनेजर ही साइन करता था। और ऑडिटर ने जब बैलेंस शीट में स्टॉक को लिखा तो उसने ये भी लिखा कि एज पर द मैनेजर सर्टिफिकेट, मतलब उसने मैनेजर के कार्य पे विश्वास करते हुए लिया। तो तब जज ने बहुत सारी बातें कही। उसमें कुछ बातें थी कि स्टॉक लेना ऑडिटर का काम नहीं है, ऑडिटर को शंकाशील होकर यानी शक करते हुए काम करने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर कोई जासूस नहीं है। और खास करके उन्होंने बात कही कि अगर जो फ्रॉड है वो कंपनी के विश्वास पात्र लोगों द्वारा किया जाता है और वो भी योजनाबद्ध या प्लानिंग बना के किया जाता है और ऑडिटर उसको ना पकड़ पाए तो उसमें ऑडिटर की कोई गलती नहीं है। ऑडिटर को बस केवल सावधानी से काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने उसमें जजमेंट में कहा कि आप ऑडिटर से बहुत ज्यादा कोई सुपर डुपर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। आप उसे कोई शिकारी कुत्ता मत समझिए कि वो झपट पड़ेगा अपने क्लाइंट पे और बहुत सारी गलतियां फ्रॉड अंदर से खोद निकालेगा। ऐसा आप उम्मीद ऑडिटर से मत कीजिए। तो ये सब किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में कहा गया था। जस्ट है तो आपको इसमें से 4 ऑप्शंस में बताना था एक, तो मैंने थोड़ा मुझे ध्यान था केस या मैंने देख रखा है तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ माइनर में बी हेल्ड पर्सनली लायबल। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। उसमें माइनर को आप लायबल कर सकते हो फॉर अ चेक इशूड बाय हिम, फॉर प्रोमिसेस मेड टुगेदर विद अदर्स, गारंटी गिवन बाय हिम, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। आप अगर सोचो, सिंपल बता दो, इसमें चेक का स्पेलिंग थोड़ा गलत है। देखिए, अगर माइनर ने किसी को चेक दिया है, मान लीजिए कि ये एक माइनर है, इसको अपन बोल देते हैं छोटू, ठीक है। छोटू मान लेते हैं 17 साल का है और इसने किसी पार्टी को चेक दिया 5 लाख रुपए का और आगे जाके चेक डिसऑनर हो गया। ये चेक डिसऑनर हो गया मतलब सामने वाली पार्टी को पैसा नहीं मिला, तो क्या छोटू पे केस चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती सामने वाले की मानी जाती है कि उसने माइनर से चेक लिया ही क्यों। यानी ये आपको एक तरह से सावधान करती है कि आपको माइनर के साथ अग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट व्यर्थ होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। तो अगर माइनर ने चेक इशू किया और वो डिसऑनर भी हो गया तो माइनर को पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर छोटू है, छोटू अपने एक और दोस्त होता है मोटू, छोटू और मोटू मिलके कोई प्रॉमिस करते हैं इन अंकल जी से, मान लेते हैं कि दोनों जॉइंटली 20 लाख रुपए बोरो करते हैं और चुका देंगे ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये कहानी में मान लो कि जो मोटू है वो तो वयस्क होता है, तो ये पार्टी मोटू से तो अपना पैसा वसूल कर सकती है, मोटू को तो पर्सनल लायबल कर सकती है, लेकिन इस छोटू को पर्सनल लायबल नहीं किया जा सकता। तो जॉइंट प्रोमिसी के केस में या जॉइंट प्रोमिसर के केस में भी इसको लायबल नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर छोटू किसी के लिए गारंटी देता है, मैं तो कहता हूँ गारंटी लेने वाला बेवकूफ है, ठीक है। मान लीजिए एक्स आदमी वाई आदमी से लोन ले रहा है और उस समय ये छोटू गारंटी देता है, तो वाई को तो इसकी गारंटी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बच्चे की बात का तो मतलब कोर्ट कहते हैं इस बच्चे का तो क्या, बच्चे को तो होश नहीं है। आप कह सकते हैं सर 17 साल के बच्चे में दिमाग होता है, लेकिन कानून ये मानता है कि 18 साल के तक के बच्चे में दिमाग नहीं होता। एक तरह से कोर्ट ये मान के चलता है, या वो नासमझ होता है, निर्दोष होता है, मासूम होता है, उसे अपने अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होता, ऐसा सब कोर्ट मान के चलता है। भले आज का बच्चा बेच खाए बड़े को, लेकिन कोर्ट ही मान के चलता है। तो इसके लिए मतलब ये है कि आपको माइनर के साथ अग्रीमेंट करनी ही नहीं चाहिए,
या बहुत सावधानी के साथ करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे इस क्वेश्चन में क्या आया कि चेक दे दिया फर्जी तो भी माइनर का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, झूठा प्रॉमिस करके आ गया सेकंड केस में तो भी कुछ नहीं कर सकते, गारंटी दी, गारंटी फेल हो गई तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो माइनर को आप पर्सनल लायबल कर ही नहीं सकते, तो फिर ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों है? ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कर रहे हैं वो मैंने इस सैंपल पेपर 33 से ड्रॉ किए हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने तो ये सारी बातें सुन रखी हैं, तो वो 2 मिनट का स्किप कर लें, और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन मैं इस सैंपल पेपर में से करा रहा हूं, और वैसे इस सैंपल पेपर के अंदर 150 एमसीक्यू हैं, मैं तो केवल आपको 10 ही करा रहा हूं, पर टोटल इसके अंदर 150 एमसीक्यू हैं। वो किस तरह से हैं उससे पहले आप मेरा नंबर नोट कर लें। अगर आपको कोई डाउट हो, सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, और हर कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर मिलेंगे, और इस तरह से मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। इसमें लास्ट के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो वाले हैं जो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो पूरी कोशिश की है कि अच्छे और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन विदाउट रिपीटेशन तैयार हों। और मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप बहुत सिंसियर तैयारी करना चाहते हैं स्कूल लेक्चरर के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आप हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ अगर आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप स्टोर सेक्शन के अंदर पाएंगे कि वहाँ पे 50 सैंपल पेपर्स हमने प्रोवाइड कराए हैं, यानी आप 7500 MCQ इसी तरह के बहुत अच्छे लेवल के वहाँ से कर सकते हैं, और ये सब मात्र आपको 249 रुपये में अवेलेबल होगा। तो केवल इतने से छोटे से रुपए इन्वेस्ट करके आप अपनी तैयारी को बहुत एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। और बाय द वे, अगर आपका मन अभी नहीं बनता है, ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है, तो आप केवल ये ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा कंटेंट इसके अलावा हमने फ्री भी प्रोवाइड कराया है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट हिंडर द रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? इनमें से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? मैं फिर एक बार सजेशन, आप क्वेश्चन में बाधक होगी नहीं होगी ऐसा लिखते जाओ, जैसे राइटिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। अगर आप अकाउंट के गलत तरफ लिख देंगे, सोचो अगर आपको डीआर की तरफ लिखना था और अगर आप सीआर की तरफ लिख देंगे, सोचो ना, डीआर की तरफ लिखना था अमाउंट और सीआर की तरफ अमाउंट लिख देंगे, तो क्या होगा? बिल्कुल इस गलती से आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तो मैंने DIST लिख दिया कि डिस्टर्ब होगा। उसके बाद रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स, अगर आपको खाते की जोड़ लगानी है और आप खाते की जोड़ गलत लगाओगे, तो जोड़ गलत लगाओगे तो बैलेंस भी गलत निकालोगे, और बैलेंस गलत निकालोगे तो ट्रायल बैलेंस में गलत बैलेंस ले जाओगे और आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तो इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। कॉम्पनसेटरी एरर, ये तो बहुत आसान है। अगर आपने कुछ इस तरह की अशुद्धि का जोड़ा हुआ, जैसे आपने एक तरफ तो 1000 रुपए से डेबिट कम कर दिया और एक तरफ से आपने 1000 रुपए क्रेडिट साइड में कम कर दिया। मान लो एक तरफ परचेज बुक ओवरकास्टिंग हो गई और एक तरफ सेम टाइम सेल बुक, आपकी परचेज बुक अंडरकास्टिंग हो गई और एक तरफ आपकी सेल बुक भी अंडरकास्ट हो गई, तो 1000 रुपए डीआर में कम हो गया, 1000 रुपए सीआर में कम हो गया, तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा? मैच हो जाएगा। तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये गलती तो है लेकिन ये ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और बैलेंस निकालते समय गलती होना, लास्ट में लिखा है कि बैलेंस निकालते समय यानी प्लस माइनस में गलती हो जाना, ये भी आपको डिस्टर्ब करेगी। तो क्वेश्चन में यही था, और ऐसे ही आप करोगे ना थोड़े दिन प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन ज्यादा कॉन्फिडेंस से लगा के आओगे और वो जो ऑड वन आउट है वो अपने आप ही अलग निकल के हो जाएगा। तो इसमें से उन्होंने पूछा था कि कौन सी ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करती या उसके मिलान में बाधक नहीं होती, तो ये जो सी वाली एरर है वो एक तरह से कहें ट्रायल बैलेंस को मिलने देती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती। बाकी वाली जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद है आवर असेट walk out of the door each evening, we have to make sure that they come back the next morning. Here the assets refer to. हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे से बाहर निकलती है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अगली सुबह वापस आए। यहाँ किस संपत्ति का उल्लेख है? तो ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा
कवि वाला स्टाइल में पोइट्री टाइप क्वेश्चन है, पर ये एचआरएम से रिलेटेड है। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मानव संसाधन प्रबंधन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका एम्प्लॉय जो आपका सबसे बड़ा असेट है। जी हाँ, कर्मचारी से हम काम लेते हैं। लीडरशिप स्टाइल अलग अलग तरह की होती है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि कर्मचारी है, उसको तो रगड़ेंगे, उसको तो काम लेंगे। नहीं, देखिए, एम्प्लॉय आपका मेन असेट्स है। आपके जो बाकी सारे असेट्स है ना, वो उसका ढंग से इस्तेमाल ही तब हो पाएगा जब आपका एम्प्लॉय खुश होकर और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, मतलब कि एक ऐसी एसेट्स भी है जो ह्यूमन एसेट्स है। लिखा हुआ नहीं है, ह्यूमन लिख देता तो बात ही खत्म है। कोई बच्चा सोचेगा सर कार के बारे में बात कर रहे हैं कि कार हर दिन गेट के बाहर जाती है, अगले दिन लौट के आ जाएगी। फिर बच्चा ऐसा बोलेगा सर मशीन तो बाहर जाती नहीं है, सर माल भी बाहर जाता है, माल आता है। हालांकि आप तो होशियार बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिसका नहीं पढ़ा हुआ, मतलब आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस में ये ऐसी कवियों जैसी बातें क्यों कही गई है, या कोई इशारे वाली बातें क्यों की गई है, तो मकसद यही है कि आप इस बात को समझें कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो आपकी असेट होते हैं, और वो हर रोज आपके पास काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं। आप ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण दीजिए कि वो लौट के अगले दिन खुशी खुशी वापस आए। तो यहाँ पे जिस असेट्स की बात चल रही है वो कर्मचारी है, वो एम्प्लॉय है। ठीक है सर, सी इसका आंसर है। संदीप purchased a diesel car for rupees 7 lakh from an automobile company and found its engine defective. Despite many complaints, the defect was not rectified. Suggest to him the appropriate authority where he could file a complaint under Consumer Protection Act 2019. बहुत ही आसान और अच्छा सा क्वेश्चन, या प्रैक्टिकल टच देता हुआ क्वेश्चन कि संदीप हैं एक कस्टमर, उन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी से 7 लाख में डीजल कार खरीदी थी। मान के चल रहे हैं कि यूज करने के लिए खरीदी होगी, खुद के पर्सनल यूज के लिए। और उन्होंने पाया कि उसका इंजन खराब है। कई बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसकी खराबी को ठीक नहीं किया गया, कार की खराबी को। अब आप बताओ कि वो कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन? आप कहेंगे कहीं पे भी कर दो, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको फरियाद कहाँ करनी है, क्योंकि 7 लाख रुपए का मामला है, बहुत छोटा मामला है। अप टू 50 लाख तक का मामला है। तो अगर आपको 50 लाख तक के मामले में सुनवाई करानी है तो आपको जिला आयोग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपका 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का मामला होता, 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का मामला होता, तो आपको स्टेट कमीशन मूव करना चाहिए था। उसके बाद आपको नेशनल कमीशन मूव करना चाहिए था, और वहां से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी पहले आपको अपनी फरियाद को जिला आयोग में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड X increases the demand for good Y, then what? अगर कहता है कि X की कीमत बढ़ने से Y की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या स्थिति है? ठीक है, पहले मैं आपको एक पहली बात बता दूं। मान लीजिए कार है और पेट्रोल है। ठीक है, मान लीजिए कि कार के दाम बढ़ जाते हैं, कार के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? कार के दाम बढ़ जाते हैं तो कार कम बिकेगी, कार कम बिकेगी तो पेट्रोल भी कम बिकेगा। ठीक है, अब आप समझना, प्राइस किसके बढ़े? प्राइस बढ़े कार के, और क्वांटिटी किसकी गिरी? पेट्रोल की। लेकिन ये ताजा मामले में हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं था। हमारा क्वेश्चन समथिंग चाय कॉफी वाला क्वेश्चन है, चाय और कॉफी। मान लीजिए चाय महंगी हो गई, 10 रुपए का कप आता था पर 15 रुपए का आने लग गया। अब चाय का कप महंगा आने लग गया तो लोग कॉफी की तरफ स्विच कर जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब वापस आपने क्या देखा? प्राइस तो चाय का बढ़ा, पर क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बढ़ी? कॉफी की। तो क्वेश्चन यही था कि अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से, अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने से वाई वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, जो कि इस मामले में है, तो ये अब आप सोचो, चाय और कॉफी क्या है? चाय और कॉफी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के स्थानापन्न है, एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। और ये जो कार पेट्रोल का एग्जांपल दिया था, ये पूरक वस्तुओं का एग्जांपल था। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो दोनों समझा देता हूँ, या पहले आपको क्लियर होना चाहिए। 2 एग्जांपल आप, ये जो आड़ी तिरछी मांग होती है उसमें ये 2 एग्जांपल आप, कार पेट्रोल वाला और चाय कॉफी वाला, और आप चाहे जिसमें कंफर्टेबल याद कर लो, पर ये सबसे आसान और सबसे इजीली समझ में आने वाले एग्जांपल है। ठीक है,
कि अगर मान लीजिए ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अगर मान लीजिए पेट्रोल इस उल्टा भी काम करता है, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो भी कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये पूरक वस्तुओं में तो ऐसा होता है, और चाय कॉफी में ऐसा होता है कि एक वस्तु की जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ताजा मामले में यही क्वेश्चन था, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्वेश्चन है, ये स्थानापन्न वस्तुओं वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप। नए पार्टनर को आप साझेदारी में प्रवेश दे सकते हो विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, with the consent of 3/4 of the old partners, with the consent of all the old partners, with the consent of 2/3 of the old partners। एक कहानी बना लेते हैं कि मान लीजिए एक फर्म में A, B, C, D, E 5 पार्टनर ऑलरेडी हैं और इनके अंदर F पार्टनर आना चाहता है। मान लीजिए कि ये 3 तो कहते हैं यस और ये दोनों कहते हैं नहीं। ठीक है, तो बताओ F आएगा या नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि F का एडमिशन नहीं होगा। यहां तक कि अगर ये 4 लोग कहते हैं यस और केवल एक आदमी कहता है ना, तो भी इसका एडमिशन नहीं होगा। यहां से आपका आंसर आ चुका है कि अगर आप नए पार्टनर को शामिल करना चाहते हो तो ये एक फंडामेंटल डिसीजन है, आधारभूत प्रश्न है। आधारभूत प्रश्नों में नियम ये होता है कि सबकी सहमति जरूरी है, मेजॉरिटी की नहीं चलेगी। 2/3, 3/4, 80%, 90% ऐसा कुछ नहीं होता। जो फंडामेंटल डिसीजन है, जैसे बिजनेस का आप पर्पस चेंज कर दें, बिजनेस की लाइन चेंज कर दें, या आप इस नए पार्टनर को बुला रहे हैं, तो ये आपसी ट्रस्ट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें सबका सहमत होना जरूरी है। तो यस, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। प्रैक्टिकली आपको लगता होगा 4 लोग कह रहे हैं, 5वां ही तो मना कर रहा है, एक जने के मना करने से क्या होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो रूल है वो रूल है। ठीक है, फिर बाद में अलग स्टोरी है कि आपको एफ को शामिल करना है, और शामिल करना ही है तो कहीं आप ई को कह दो कि भाई तेरे को जाना है तो तू जा, हम तो उसको लेंगे, तो वो एक अलग स्टोरी की तरफ चला जाएगा। बट अभी पहली बात तो ये है कि बिना सबकी सहमति के आप किसी को अपना साझेदार नहीं बना सकते। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है, बताना है, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। इस साल हमारा टारगेट है स्कूल लेक्चरर, अगले साल कॉलेज लेक्चरर।